देखो, लाइफ प्रोसेस का बायोलॉजी में कौन सा पढ़े थे इससे पहले? डाइजेशन, ठीक है। और आज पढ़ना है रेस्पिरेशन। डाइजेशन में क्या हुआ वो देख लो पहले, और रेस्पिरेशन में कहाँ जरूरत है। डाइजेशन में होता है जो हमारा फिजिकल फूड है बड़ा सा, है ना, उसको न्यूट्रिशनल ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटा छोटा तोड़ देते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टेड फूड के रूप में देखे थे। मतलब खाना को हम लोग बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो डाइजेशन में हुआ था। और यहाँ से विल्ली क्या करता है, ब्लड में छोड़ता है इसको, डाइजेस्टेड फूड को। मतलब खाना जो हम लोग खाए वो डाइजेस्ट होके वो ब्रेक डाउन हुआ यहाँ भी, और ब्रेक डाउन होकर विल्ली की मदद से ब्लड में चला गया। तो ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ लेके जाता है? ये लेके जाएगा बॉडी सेल के पास, ये एक सेल है, और यहाँ पर फूड को लेके आएगा इधर से, कौन? ब्लड। तब सेल के पास जब डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया तो अब इसको चाहिए क्या? अब इसको चाहिए ऑक्सीजन, ताकि वो फूड को, मतलब फूड से क्या करे, उसको बर्न करके एनर्जी ऑब्टेन हो सके, दे सके। इट मीन्स अभी ब्लड जिस तरीके से फूड ला के यहाँ पर छोड़ा ना, उसी तरीके से ब्लड भी कभी क्या ला के छोड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ये जरूरी है, और यही चीज पढ़ना है हमको कहाँ? रेस्पिरेशन में, कि कैसे वो ब्लड लाकर, ब्लड जो ऑक्सीजन ला के देता है सेल को, और जब सेल को ऑक्सीजन दे दिया तब रेस्पिरेशन चालू हो जाता है। तो पहले जो हमको काम है वो देखना कि ऑक्सीजन एक्चुअली सेल के पास कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी डाइजेशन हो रहा है, इसमें भी वैसा ही पूछा था, इसमें भी खाना टूटता ही है। इसमें भी खाना टूटा था, न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन, और इसमें भी खाना टूटेगा, बट यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ और मार्कर है मार्कर नहीं चल रहा था, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट एंड रिलीजिंग हॉट। एयर को अंदर लेना और उससे एनर्जी निकाल लेना। तो ये जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन है और रिलीजिंग हॉट, यहाँ तक था खाली ब्रेथिंग। ब्रेथिंग में तो पढ़े हम लोग, ब्रेथिंग क्या था? प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट। और जब हम लोग एयर इन एंड आउट कर ले रहे हो तो ब्रीथिंग होगी, बट एयर इन करके जब एनर्जी ऑब्टेन कर ले रहे तो वो क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ पर ही रेस्पिरेशन कैसे हम लोग देखेंगे, पहले ऑक्सीजन को लाएंगे यहाँ पर और फुल रेस्पिरेशन एनर्जी तक ऑब्टेन देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन कितने तरीके के पढ़े थे? रेस्पिरेशन कितने तरीके के पढ़े हो? दो, एरोबिक और एनारोबिक। दो ही तरह का रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ऐसे नॉर्मल बोलेगा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन सीधी सीधी ब्रीथिंग हो जाता है। इंटरनल रिस्पिरेशन जो हम लोग के अंदर हो रहा है, सेलुलर रिस्पिरेशन जो हम लोग वाला है, हम लोग का रिस्पिरेशन का नाम होता है इंटरनल रिस्पिरेशन, नहीं तो सेलुलर रिस्पिरेशन। ऐसे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन कितना हो जाएगा? एरोबिक और एनारोबिक, ये ध्यान में होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर में पूरा बताया जाएगा। एरोबिक क्या होता है? एरोबिक मतलब ये होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होना। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एनारोबिक। याद रखना, ये होता है विद ऑक्सीजन, ये होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। इसका डिफाइन जरूरी नहीं है, बट तुमको याद रखना होगा। रिस्पिरेशन जाने, ठीक है। अब रिस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास पूरा बॉडी, हमारे बॉडी में पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम है। जैसे डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, मौत से लेकर पढ़े थे पूरा, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिस्पिरेटरी सिस्टम। और रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट्स इंक्लूड है पहले वो देखना होगा। अभी जो हमारा स्टार्ट होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेशन भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
तो सबसे पहले पार्ट्स का नाम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नोज, नोस्ट्रिल, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंक्लूडेड पार्ट्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज से स्टार्ट होता है और डायफ्राम तक का इसका सफर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाली ये पार्ट्स है, ठीक है। इसी पार्ट्स से हम लोग समझें किस तरीके से बॉडी में एयर इनटेक होता है और एयर आउट होता है, इनहेलर एक्सेल, ठीक है। तो इनहेल के समय क्या हो रहा है, एक्सेल के समय क्या हो रहा है, वो भी देखना होगा। तो नोज से होते हुए नोस्ट्रिल, म्यूकस तो नाक वाला हेयर को बोल दिए, फिर नसल पैसेज, फेरिंग्स लैरिंग्स आता है रास्ते में, ट्रैचिया पड़ता है, विंड पाइप, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, अल्वियोलाई, रिबकेज और लंग्स डायफ्राम। देखो सारे पार्ट्स को डायग्राम में लाएं, ठीक है। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को दर्शा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे एयर इनटेक हम लोग कैसे करते हैं और बॉडी में सेल के पास ऑक्सीजन एक्चुअली पहुंच कैसे रहा है। तो क्या है कि इसका काम पहुंचाना नहीं होता, पहले जान लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाली यही हो रहा है कि एयर अंदर आया कैसे। इसको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से भी जान सकते हो, रिस्पिरेशन, या फिर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो क्या हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से में दो काम होता है, एक होता है ड्यूरिंग, दोनों साइड लिख देते हैं, इधर समझ लो ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है। इनहेल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, और ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझ रहे होगे। सांस लेते समय क्या हो रहा है, सांस छोड़ते समय क्या हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं नसल पैसेज में नोज नोस्ट्रिल होते हुए पूरा ये एयर इधर से इंटर कर रहा होगा, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, मतलब दोनों पार करते हुए ये यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये सारे क्या हैं, थोड़ा छोटा बना दो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। नाम मालूम है ट्रेचिया, काम क्या होता है, हेल्प not to collapse the windpipe। विंड पाइप सट नहीं जाए, सटने से क्या होगा कि जो एयर आ रहा है वो अंदर नहीं जा पाएगा, जिसको ये खाली वो रास्ता को खुले रखने की मदद करता है। कौन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली बोनी होता है, रिंग जैसा होता है बोनी, ठीक है, जिससे एयर आराम से ऐसे इंटर कर जाता है। क्योंकि आगे जाके जो विंड पाइप है ना वो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्टों में। कौन कौन, ब्रॉन्ची है, विंड पाइप ही है, और वो ब्रॉन्ची भी देखो यहाँ आके कितने सारे डिवाइड हो जाए ब्रांचेज में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चियोल्स। इधर भी है, हर ब्रॉन्चियोल्स के लास्ट में गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, अल्व्यूलाई। ये होता है एयर साइक स्ट्रक्चर, बोड़ा, खाली जगह, बोड़ा जैसा स्ट्रक्चर। एयर साइक स्ट्रक्चर कौन होता है, अल्व्यूलाई, ठीक है। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो इनहेल एक्सहेल कौन करवाता है, एक्चुअली इनहेल एक्सहेल करवाने का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम का, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से समझ लो। ये बैलून है और ये नीचे से एक मेम्ब्रेन लगाया हुआ कुछ तरीके से, मेम्ब्रेन मतलब बैलून का ही मेम्ब्रेन लगा हुआ है ये। इसको हम लोग नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, हवा यहाँ से इन करेगा, तो हवा यहाँ से इन करेगा तो बोतल में हवा नहीं जा रहा है, ये फूल जा रहा होगा, खींच रहे हैं इसी को, फूल जा रहा है ये, और जब छोड़ेंगे तो ये लीज हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, डायफ्राम फूलता है तो एयर यहाँ से इन होकर ये सारे भर जाते हैं, और डायफ्राम ऊपर उठे तो सारे निकल जाते हैं, बाकी एयर और कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इनहेल जब हम लोग किए तो क्या हुआ, जब इनहेल कर रहे हैं तो पहला हो रहा होगा कि डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, जैसे ये नीचे करेगा तो एयर अंदर, तो डायफ्राम मूव
इधर डाउनवर्ड, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमारा चेस्ट उठता है, रिब केज, ठीक है। ऐसे इनहेल करते तो रिब केज क्यों होता है? रिब केज ये सब जो है ना, ये सब ऑर्गन है जिसमें हमेशा हम लोग रिस्पिरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, हमेशा एयर इन आउट कर रहा है, तो ये सब बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। डेलिकेट ऑर्गन मतलब बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन्स है। इंटरनल ऑर्गन्स और रिस्पिरेशन के लिए यूज हो रहा है ये, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई पार्ट्स होने चाहिए, जिसके लिए कौन है? रिब केज। रिब केज बेस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर चेस्ट क्या हो रहा होगा? चेस्ट मूव अपवर्ड, ठीक है। इसी का उल्टा उधर कर देंगे। तो ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेल करते समय, छोड़ते समय क्या हो रहा है? ये ऊपर जाएगा, डायफ्राम अपवर्ड, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा। और चेस्ट क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि एयर कैसे इनहेल और एक्सहेल हो गया, ठीक है। एयर एकदम नोज मसल पैसेज से स्टार्ट होकर अल्वियोलाई तक आता है, और अल्वियोलाई से ही वापस चल जाता है। मेन काम अल्वियोलाई में ही हो रहा होगा अगर हम इस स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं, ठीक है। तो एक अल्वियोलाई हमारा ऐसे रहेगा, बड़ा सा, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये अल्वियोलाई हुआ, इसके अंदर क्या आया? एयर। अल्वियोलाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये पूरी तरह से क्या होता है? ब्लड से घिरे रहते हैं। ये क्या है? ब्लड, ठीक है। तो ब्लड होने की वजह से क्या होता है? इस एयर में मौजूद ऑक्सीजन को ये ले लेता है और अपने अंदर से CO2 को अंदर दे देता है, जिसके बाद ये सारा एयर लेकर चला जाएगा बाहर एक्सेल में, एक्सेल करते समय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? अल्वियोलाई। इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, ताकि रिस्पिरेटरी सिस्टम का सारे पार्ट्स तो खाली ब्रीथिंग में मदद कर रहे हैं, इनहेल और एक्सेल करने में। एक्चुअली अल्वियोलाई ही वो मदद करता है जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिल गया। और ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? ब्लड के अंदर आरबीसी। आरबीसी का काम ही होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना था। इसमें जो ऑक्सीजन आया यहाँ पे, ब्लड लिया, वो आरबीसी कैरी कर लेगा इसको, और कैरी करके लेके चल जाएगा किसके पास? ये ऑक्सीजन किसके पास लेके जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाना होगा सारे सेल्स के पास, है ना, क्योंकि पहले से आया था कौन यहाँ पे? फूड, डाइजेस्टेड फूड, और अब जाएगा कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इन्वॉल्व है पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी हमको नहीं पढ़ना है, बस ये देख ले बॉडी में कैसे आया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा? सेल के पास। और सेल के पास आएगा ऑक्सीजन, तब क्या होगा? ये पूरा रिस्पिरेशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसको उतारो। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में अब हमको एक्चुअल रिस्पिरेशन पढ़ना। हम लोग जितना भी लाइफ एक्टिविटीज कर रहे हैं डेली, उसके लिए एनर्जी चाहिए। इवन सेल में खाना बन रहा है, सेलुलर प्रोसेस हो रहा है अपने अंदर, उसको भी एनर्जी चाहिए। हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग तो एनर्जी मिल ही रहा है, और सेल भी तो एक्टिविटी कर रहा है, सेल भी तो अपने सेलुलर प्रोसेस कर रहा है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी रिस्पिरेशन के प्रोसेस से आता है। तो कब आता है? जब बॉडी के हर एक सेल के पास, ठीक है, ये सेल है, हर एक सेल में क्या मिल जाना चाहिए? फूड और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर रिस्पिरेशन करेगा। जो जनरल इसका रिएक्शन होता है वो क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन, है ना। और ये कौन स्केच बना देगा? CO2 रिलीज करता है, H2O भी रिलीज करेगा, और एनर्जी। यही हमारा मेन रिस्पिरेशन है। मतलब जो फूड गया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेकडाउन हो जाए, और ये सारा चीज मिलकर लास्ट हमको क्या मिल जाए? एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और इसी एनर्जी का यूज सेल भी करता है और हम लोग को भी देता है रिस्पिरेशन एक्टिविटीज करने के लिए। तो रिस्पिरेशन से आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पिरेशन में ही हम लोग देख रहे हैं कि जो फूड है, अब समझना, फूड जो उसका फॉर्मूला देखेंगे तो ग्लूकोज के रूप में रहेगा, C6H12 एंड O6। इसको हमारे बुक में बोलता है 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल देख के कंफ्यूज नहीं हो, किसको बोलना चाह रहा है? फूड को।
क्योंकि यहाँ पर फूड आया, अब ये इंटर करेगा सेल के अंदर, ठीक है। फूड अब इंटर करेगा किधर, सेल के अंदर। ये हमारा सेल है, सेल में मान लो इधर तुम्हारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो जाएगा, वैक्यूल। और ये क्या है सब, साइटोप्लाज्म। तो फूड जो है ना यहाँ से इंटर चालू करेगा इसमें। सबसे पहले फूड किधर जाएगा, तो फूड यहाँ से देखेंगे सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ही इंटर कर रहा है। तो जो जैसे ही सेल के अंदर फूड इंटर करता है ना, तो इसका रिस्पिरेशन मतलब जो ब्रेकडाउन होता है ना, चालू हो जाता है फूड का। रिस्पिरेशन ठीक है, प्रोसेस इंटेक किए और एनर्जी ऑब्टेन कर लिए। रिस्पिरेशन का दूसरा मतलब ये भी है कि खाना का टूटना। डाइजेशन का मतलब ये था खाना का टूटना न्यूट्रिशनल लेवल पर, मतलब न्यूट्रिशन उससे मिले। और यहाँ पर टूटने का मतलब होता है कि एनर्जी मिले, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में इंटर करता है ना, तो फूड ब्रेकडाउन होना स्टार्ट कर देता है। ये तुम्हारा फूड ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा C6H12O6, है ना। ये सबसे पहले इंटर किया कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो फूड जैसे ही साइटोप्लाज्म में इंटर करता है, तो ये बन जाता है पायरुवेट। ये होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। मतलब फूड जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, जैसे ही सेल के अंदर इंटर किया, तो साइटोप्लाज्म में ही ये टूट जाता है। कितने में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ये यहीं पर से इसका टूटना जारी हो गया, और एनर्जी भी यहाँ रिलीज होता था वैसे, ठीक है। मतलब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में घुसा और साइटोप्लाज्म में ही टूट गया। किसमें, 3-3 करके। क्या चीज, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस पायरुवेट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, पायरुवेट। मतलब अब ग्लूकोज नहीं रहा, अब ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट कहाँ एंट्री कर लेगा, अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये अब जाएगा किधर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग वाला। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ से अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट में, और पायरुवेट टूटेगा और एनर्जी दे देगा फाइनल। पायरुवेट टूटता है किधर है, साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है, याद रखना। अब इस पायरुवेट को अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला रिस्पिरेशन कहाँ एक्सप्रेस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, सही है। अब 2 और बचा, तो एक हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ज्यादातर बैक्टीरियल सेल में ही होते हैं, है ना। मतलब ये नॉर्मल से कंडीशन नहीं है, ये सब बैक्टीरिया लोग ही कर पाते हैं ऐसा। जैसे इसमें लेता है किस के रूप में, ईस्ट में। और इसको कौन सा रिस्पिरेशन बोलेंगे, एनारोबिक। यहाँ पर क्या क्या बनेगा, अल्कोहल, इथेनॉल, प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर भी कंपाउंड निकला, ये मेरा मेजर कंपाउंड से ये सब। यहाँ पर मेजर कंपाउंड कौन रहता है, इथेनॉल। CO2 रिलीज होता है इसमें ना। इथेनॉल क्या है, एक तरीके से अल्कोहलिक कंपाउंड है। एक्चुअल शराब होता है, शराब वो यही है, इथेनॉल ही है। इसी का यूज करके फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, शराब को बनाया जाता है। शराब को बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया होता है ना, उसमें कुछ नहीं, ईस्ट बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। मतलब हम लोग जनरली जानते हैं कि शराब कैसे बनता है, फल को सड़ाकर, मतलब किसी चीज को सड़ा के बनता है। सड़ाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है कौन होता है, ईस्ट बैक्टीरिया होता है। ईस्ट बैक्टीरिया क्या करता है,
ये बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायर कर देते हैं, और बिना ऑक्सीजन के रिस्पायर करके क्या प्रोड्यूस करता है वो, इथेनॉल, और इसी को डायरेक्ट लोग सर्व कर लेते हैं शराब के रूप में। ये जो रियल जो शराब जो बोलते हैं इथेनॉल ही होता है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है, इथेनॉल CO2 एनर्जी रिलीज करता है। और कभी कभी क्या हो जाता है हमारे पास, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये हुआ तो बैक्टीरियल सेल ईस्ट में, और ये हो गया था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ होता है, ये पढ़े हो तुम लोग, मसल सेल में, मतलब जिसको मसल क्रैम्प वाला क्वेश्चन आता था, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रिस्पिरेशन भी टेक्स प्लेस करता कहाँ, हमारे मसल सेल में। तो यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी है, CO2 भी रिलीज किया है, CO2 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नहीं होना चाहिए, ठीक है, CO2 प्लस एनर्जी। ये देखो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, कौन, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कितना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो देखो अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, समझ में आया, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अभी देखे, डायग्राम में देखे थे, वहां से ऑक्सीजन अल्वियोलाई से खाली ब्लड में आ गया था, बाकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हुआ होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया। जैसे ही ऑक्सीजन आया, इंटर किया किधर, साइटोप्लाज्म में। मेन रिएक्शन कौन है, मेन है ये वाला ना, मेन रिएक्शन ये वाला है, ये वाला रिएक्शन इसमें किधर है, ये वाला रिएक्शन ऐसे है, ये हमारा मेन वाला है। जो अगर कहीं पर लिखना है रिस्पिरेशन का इक्वेशन तो यही वाला लिखे, है ना। तो यह जैसे ही फूड इंटर किया साइटोप्लाज्म में, टूट गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, पायरुवेट। और उसको अगर पूरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल गया तो हमारे अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी रिलीज करेगा। तो तीनों केस में देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तीनों केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है। और हमारा मोटिव भी था रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज करवाना, और इसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं अपने एक्टिविटीज करने के लिए। क्या ये तीनों एनर्जी यूजफुल है, देखो लगभग तीनों एनर्जी यूजफुल है, उससे मतलब नहीं। जो हाई कंटेंट ऑफ एनर्जी कौन है, वो है हमारा वाला, मतलब जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ना, उसमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है, मतलब हम लोग के अंदर एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होता है, और इसी एनर्जी का पूरा यूज करते हैं अपना एक्टिविटीज करने के लिए। तो जैसे ही सेल के अंदर ये एनर्जी रिलीज होता है ना, तो सेल कुछ एनर्जी को अपने सेलुलर प्रोसेस के लिए रख लेता है, ठीक है, जितना बना और जितना यूज करना कर लेगा, और जो नहीं यूज कर पाएगा उसको एक तरीके से समझो कि हमारे पास पैसा अगर बचता है तो हम लोग बैंक में जमा कर लेते हैं, उसी तरह से ये भी अपना जमा कर लेता है। तो ये किस रूप में जमा करता है, यहां से देख लेते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसके पास, वो जमा कर लेता है ATP के फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी करेंसी। एनर्जी कुछ नहीं है, बस एक तरह का ऐसे समझो कि जैसे मसल्स है ना, वो एक्सेप्ट किसको करता है, तो एक्सेप्ट ATP के रूप को करता है। जैसे हमारे आसपास अगर कोई नोट चलते हैं, करेंसी नोट, वो पता है असली कौन है, तो जो दुकानदार है हम लोग कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, असली वाले, दूसरा कागज उगज देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेम मसल सेल भी वही होता है, मसल सेल या फिर बॉडी सेल, हमारा बॉडी जो एक्सेप्ट करता है किस फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, ATP को, और कोई एनर्जी को जानेगा नहीं। इस चलते सारे एनर्जी को सेल को कहाँ कन्वर्ट करना पड़ता है, ATP में। तो ATP में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी लगेगा, वहीं से यूज होगा। तो इस ATP में करने का मतलब होता है, ये होता है एनर्जी करेंसी। ये कहीं भी लेके जाएगा तो मसल्स इसको यूज करेगा, अगर मसल्स को एनर्जी चाहिए तो किस रूप में लेगा, ATP के रूप में। ये होता है एड्रेनो ट्राइफॉस्फेट, एक तरीके से फॉस्फेट का ये कंपाउंड है, ठीक है। और कभी कभी यही एनर्जी ADP के रूप में ही बनाता है। तो ADP और ATP के फॉर्म में रूप में कोई ज्यादा फर्क नहीं, ये एड्रेनो डाइफॉस्फेट और ये एड्रेनो ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें 2 फॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट। और हमारा बॉडी किसको एक्सेप्ट करेगा बार बार, ATP को। तो कहीं ना कहीं ये हायर एनर्जी कंटेंट है और ये लोअर एनर्जी कंटेंट है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक फॉस्फेट कम रहा है तो एक फॉस्फेट कंपाउंड और लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, ATP, और इसी को फिर से बॉडी यूज करेगा। मतलब जितना भी एनर्जी बन रहा है हर एक सेल में, सारा सेल अपना सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज किया और बाकी एनर्जी को ATP के रूप में जमा करते जा रहा है। ATP के रूप में जमा करने से मतलब क्या हो रहा है, ये सारे बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी है। जहां जाएगा ये ATP को लेकर सारा को एक्सेप्ट करेगा, सारा मसल इसको ले लेगा और अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। लगभग अगर देखोगे तो रिस्पिरेशन यही था, कैसे हमारे बॉडी में एयर इंटर किया, कैसे ऑक्सीजन बॉडी में आया, और उस ऑक्सीजन से कैसे हमारा एनर्जी रिलीज
वाह, और उस एनर्जी से हमारा बॉडी फंक्शन कैसे कर पाता है, बस यही एक्चुअल रिस्पिरेशन है। इसके आगे 2-3 क्वेश्चन टाइप में होगा एनसीईआरटी बुक में, उसको पढ़ा देंगे, बाकी यही रिस्पिरेशन। ठीक है, अब इसको उतार लो, आज भर इतना ही रहेगा। इसके आगे 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। हाँ ये उतार लो।